I got broads in Atlanta, in the licks in the band, legacies. Hello guys, welcome back to Be Expert. You are watching your biology teacher standing over here. So student, हम लोगों ने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और उन 2 लेक्चर्स में हमने बात की थी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम और कुछ ऐसे डिटेल्स जो कि हमें बेसिक सी चीजें सेल के बारे में पता होनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी डिस्कस किया था जो हमारे सेल की आउटर कवरिंग होती है। जैसे मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बोला था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूक्लियस। जैसे कि आपको हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है, एक बेसिक सा एग्जांपल है, वैसे ही एक सेल में होने वाली तकरीबन सारी एक्टिविटीज जो भी वो काम होते हैं उस सारी चीजों के पीछे जो चीज एक पार्ट है सेल का वो है न्यूक्लियस। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, जिसमें न्यूक्लियस फ्लोट करता है या फिर जिसमें सारी की सारी सेल ऑर्गेनेल फ्लोट करती हैं। ओके, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अगर आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स और सारे डाउट्स क्लियर करने हैं, आई प्रॉमिस यू कि इस वीडियो के बाद आपको न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। So without wasting any further time, we are going to start from the very important topic of this particular chapter, which is nucleus. So जैसे हमारा ब्रेन होता है ना, वैसे ही सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। So बेटा, न्यूक्लियस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पहले हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में। So if I talk about the structure of nucleus, तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियस है वो एक कवरिंग से कवर होता है और उससे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये होती है 2, यानी कि 2 मेम्ब्रेन बन के हमारा एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाती है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैव 2 लेयर्स, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि मैंने बोला है कि जो न्यूक्लियस है वो ही सारी चीजें डिसाइड करेगा हमारे सेल में कि क्या होगा और कैसे होगा ये सारी चीजें, तो आपको एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए कि जब ये अपने अंदर से कोई चीज बाहर भेजेगा एज अ सिग्नल, जैसे अभी आप लोग टीवी देखते हो जिससे वायर आती है ना, वैसे ही तो कुछ तो होगा जो आपका न्यूक्लियस है वो बाहर किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ना आपके पोर्स होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से रिलेटेड, कि पहला तो ये होती है 2 लेयर से बन के बनता है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उसे हम न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं। दूसरी बात, इसमें पोर्स होते हैं। पोर्स क्यों होते हैं? टू कंडक्ट और ट्रांसपोर्ट। मटीरियल, ठीक है, कोई भी चीज हुई, कोई सिग्नल पास करना हुआ, कोई भी कोई भी डीएनए मटेरियल पास करना हो, कोई भी चीज, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ये रोल होता है। सो अब अगर मैं बात करती हूँ कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ चीजें होती है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उसमें से एक होता है हमारा क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम एक टाइप का ना जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्रोमोसोम ही डिसाइड करेगा कि सेल कैसे बनेगा, किस टाइप का सेल बनेगा, ये सारी चीजें जो है वो क्रोमोसोम ही डिसाइड करता है। और क्रोमोसोम जो है वो जनरेशन टू जनरेशन फ्लोट होता हुआ आता है, यानी कि पेरेंट्स से जाएगा और बच्चों से उनके बच्चों में ऐसे ही जाता है ना। अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो आपको पता होना चाहिए कि इंसानों में ना टोटल 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के। ये एडिशनल है, आपकी बुक में नहीं है, बट मैंने आपको एज ए इंफॉर्मेशन बता दी कि 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के ह्यूमंस में। हम लोग बात करते हैं कि जो क्रोमोसोम है वो उसकी अपीयरेंस कैसी होती है। सो क्रोमोसोम की जो अपीयरेंस है वो होती है रॉड लाइक अपीयरेंस होती है क्रोमोसोम की, कुछ ऐसे से होती है भैया हमारे क्रोमोसोम, ठीक है। डिटेल स्ट्रक्चर आपको बात नहीं करनी है, ये सेंट्रोमियर होता है, इन सारी चीजों के बारे में आपको नहीं पता है। एक और चीज याद रखना कि क्रोमोसोम कब दिखाई देते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम कब दिखाई देते हैं। सो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम जो है वो तब दिखाई
जब हमारा जो सेल है वो डिवाइड होने वाला हो। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वी कैन सी क्रोमोसोम only when the cell is about to divide. अब आप लोग बोलोगे कि क्या जब सेल डिवाइड करता है तभी क्रोमोसोम पैदा बनते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें वो दिखते हैं उस टाइम में। क्यों? क्योंकि ना न्यूक्लियस है जो वो अपने पूरे डीएनए को स्टोर करके रखता है और डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है क्रोमोसोम। तो जब वो डीएनए न्यूक्लियस जब नॉर्मल डेज में होता है, यानी कि वो डिवाइड नहीं करने वाला होता है, तो एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसे बहुत बहुत ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता चलता कि इसके अंदर क्रोमोसोम है या नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं डीएनए, तो डीएनए हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है और डीएनए जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब ये डिसाइड करेगा कि इंसान बनेगा, जानवर बनेगा, कोई भी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, उसके पीछे होता है, उसके उस तरह दिखने के पीछे होता है डीएनए। ठीक है, तो डीएनए होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। उसके अलावा आप लोगों से पूछी जा सकती है डीएनए की फुल फॉर्म। तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके अलावा एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जो डीएनए है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इसकी फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। ये सारी चीजें जो है हमारा डिटरमाइन करती हैं कि जो न्यूक्लियस है, बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर ये सारी चीजें मिलके एक इंसान के या फिर एक किसी भी चीज के होने का सबूत देती हैं। वो ही डिसाइड करेगी कि ये बंदा ऐसे दिखेगा। प्लांट जो होते हैं उनमें भी डीएनए होता है, तो डीएनए जो है वो एग्जैक्टली बताता है कि जो प्लांट है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। अब मैं अगर बात करती हूँ, कुछ बैक्टीरियाज और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें ना डीएनए न्यूक्लियस होता है बट उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियस होता है बट स्ट्रक्चर अलग होता है, उससे हमारा मतलब है कि उसमें सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो होती है या नहीं होती है। अगर हम उसके बेसिस पे सेल्स को डिवाइड करेंगे न्यूक्लियस को बेसिकली, तो हमारे पास दो टाइप के न्यूक्लियस बनते हैं। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम लोग इसे रिमूव कर देंगे। तो जो हम लोग न्यूक्लियस को यहाँ पे उनकी मेम्ब्रेन के बेसिस पे जो ये लेयर्स है, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर ये हमारी दो टाइप में हमारे को न्यूक्लियस को जो डिवाइड करने में या फिर डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है। पहली चीज जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और दूसरी जिनमें एब्सेंट होती है। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे डिसाइड करेगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी अगर वो प्रेजेंट होती है जिन ऑर्गेनिज्म में, उन्हें हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था यू मतलब ट्रू सेल्स, यानी कि जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। जिनमें एब्सेंट होती है हम उन्हें प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। मैंने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक से रिलेटेड सारी डिटेल्स जो हमारे फर्स्ट लेक्चर में शेयर की है। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट बच जाता है तो एक भाई पहला लेक्चर जाके देख लेना, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। अब मैंने बोला अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो वो यूकैरियोटिक सेल्स में होती है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होती है। आप लोगों को पता है यूकैरियोटिक का मतलब यहाँ पे है ट्रू सेल से मेरा, और प्रोकैरियोटिक का मतलब है ओल्ड सेल से या फिर प्रिमिटिव सेल से। उसके बाद अब अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो हम उस न्यूक्लियस या फिर उस जेनेटिक मटेरियल को जो वो है उसे हम न्यूक्लियस ही बोलते हैं। बट अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो वो बिना मेम्ब्रेन के जो कहीं किसी सेल में कहीं किसी कोने में पड़ा है मटेरियल, बिना किसी सराउंडिंग के उसे किसी ने चीज ने पैक नहीं किया है, तो उसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, तो इतना सा फर्क है। और एक और चीज हमेशा ध्यान में रखना, मुझे याद नहीं है कि आप लोगों ने उस टाइम मेरी इस बात पे ध्यान दिया था कि नहीं, कि जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उनमें ना सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन मतलब कि जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं न्यूक्लियस के अलावा और
भी बचे हुए जितने भी जो बॉडीज हैं, जो भी यहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है और न्यूक्लियस के अलावा जितनी भी चीजें हैं हमारी, उन सब में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड एब्सेंट होते हैं। जबकि अगर हम इनकी बात करें तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंट आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आई थिंक न्यूक्लियस में बस इतना ही आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं साइटोप्लाज्म की, और कोशिश करेंगे कि आज ही के लेक्चर में मैं आपको एक या दो जो है और डिटेल्स बताऊं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हम लोग बात करने वाले हैं साइटोप्लाज्म की। सो बेटा साइटोप्लाज्म होता है हमारा एक फ्लूइड जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। सो अगर मान लो ये हमारा सेल है, ठीक है, और ये है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मैं ग्रीन कलर से डॉटेड शो कर रही हूँ। अगर ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके, और कुछ प्लांट मतलब हाँ, सारे प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होती है। हम लोग मान लेते हैं कि हम यहाँ पे प्लांट से डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारी हो गई है सेल वॉल। प्लांट सेल के केस में सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी जो ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये सारा सब कुछ, ये हमारा साइटोप्लाज्म होता है। अगर हम लोग सिर्फ एनिमल सेल की बात करते हैं तो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज प्रेजेंट है, जो भी लिक्विड प्रेजेंट है, जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब जैसे मैंने बोला साइटोप्लाज्म जो है वो हमारी बॉडी का या फिर सेल का फ्लूइड होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड और वाटर होता है, वैसे ही जो सेल है उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। दूसरी चीज, जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज है, चाहे वो आपका न्यूक्लियस हो, ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्गी बॉडीज हो, ये सारी चीज जो है हमारा जो साइटोप्लाज्म उसके अंदर फ्लोट करती है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज, जो ये फ्लूइड है ना हमारे में, ये हमें कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। कम्युनिकेशन जैसे अब आप लोग आज के डेट में इंटरनेट यूज करते हो तो आपके यहाँ पे एक टावर होता है और वो पूरे एरिया में जो है वो नेटवर्क सप्लाई करता है। वैसे ही अगर जो न्यू सेल है, अगर उसे कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट करनी है तो वो भी तो किसी मीडियम का सहारा लेगा। अब जो नेटवर्क आपके पास आते हैं वो एयर के नेटवर्क से आते हैं, यानी कि एयर के पास जो मीडियम हमें एयर प्रोवाइड कराती है उसी से मिलके आते हैं। बट अगर हम लोग अपनी बॉडी के अंदर की बात करें तो क्या वहां पे एयर है? नहीं है ना, सिर्फ स्किन के ऊपर हो सकते हैं, अंदर की तरफ तो नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर सेल को कम्युनिकेट करना है या फिर सेल को अपनी कोई चीज बतानी है कि अभी मुझे पानी चाहिए, अभी मुझे प्रोटीन चाहिए, या वो न्यूक्लियस को ऑर्डर दे रहा है कि अब टाइम है डिवाइड होने का, तो ये सारी चीज करने के लिए ना हमें एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो साइटोप्लाज्म वो मीडियम बनता है, वो फ्लूइड बनता है जो कि कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। सो एक और पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, दैट इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। ओके, सो ये सारी चीज बेसिक थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब मैं अगर आप लोगों से बात करूं, मैंने बोला यहाँ पे ऑल सेल ऑर्गेनेलीज फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर अगर सारी सेल ऑर्गेनेलीज फ्लोट कर रही हैं तो वो कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज हैं? हम लोग ना डिटेल में जो है इस लेक्चर में नहीं देखेंगे सारी सेल ऑर्गेनेलीज, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बट मैं आपको एक रफ सा डायग्राम और एक रफ सा स्केच बताने वाली हूँ कि हम साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेलीज पढ़ने वाले हैं वो कौन सी हैं। और अगेन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में मैं आपको डिफरेंस दोबारा से बताने वाली हूँ इन अ फुल डिटेल। जो है आपका डिफरेंस होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। नाउ ये 3 पॉइंट है, या तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेलीज की, तो मैं यहाँ पे आपको एक रफ आइडिया देने वाली हूँ जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हमारे सेल में प्रेजेंट होती है और जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं यहाँ पे पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगी, तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। बस एक चीज मैं आपको बता रही हूँ कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा RER और एक होता है SER।
अब आप लोग सोच रहे हो कि क्या लिख दिया है। सो RER का मतलब होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और SER होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं आपको एक रफ सा डायग्राम बताऊं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सो दोनों का स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसा सा होता है। सपोज मैं यहाँ पे दोनों ही स्ट्रक्चर आपको डिस्कस कर दूंगी। अगर हम लोग मान रहे हैं कि ये है हमारा RER और ये SER है। सो RER रफ है, क्यों? क्योंकि उसकी जो ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे ना लाइपोसोम्स प्रेजेंट होते हैं पूरी स्ट्रक्चर पे, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो कोई भी एक्स्ट्रा चीज इनके सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए ना इनकी अपीयरेंस जो है वो स्मूथ होती है। उसके बाद गोल्गी एपरेटस, अगर हम लोग गोल्गी एपरेटस की बात करें, हम इसे गोल्गी एपरेटस की जगह पे गोल्गी बॉडीज भी बोलते हैं, ठीक है। गोल्गी एक साइंटिस्ट है जिसने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम गोल्गी बॉडी रख दिया। लाइपोसोम जो है ना वो हमारी बॉडी में एक टाइप से सुसाइडल बैग के उसमें हेल्प करता है। जब भी ना एक सेल जो है वो खराब हो चुका है पूरी तरह से, तो उसे वो बर्स्ट कर देता है, यानी कि ये हमारे सेल को बर्स्ट करता है। सुसाइडल बैग भी इसे बोलते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारा पावर हाउस, यानी कि ये बनाता है हमारा ATP, जो हमारी ATP इज योर एनर्जी, ठीक है। प्लासिडा वैक्यूल्स जो है ये दो ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जो हमारे ना प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं। कुछ हद तक ना वैक्यूल जो है वो एनिमल सेल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो ये चीज थी जो मैंने आपको यहाँ पे एक रफ सा आइडिया दे दिया है सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। तो ये सारी सेल ऑर्गेनेलीज हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब लेक्चर खत्म करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ देने वाली हूँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, क्योंकि ना ये बहुत ही ज्यादा एक कंफ्यूजिंग सा टॉपिक होता है। सो अगर हम लोग मैं यहाँ पर आपको 4 या 5 बेसिक डिफरेंस बताऊंगी, और आपको ये 4 या 5 जो डिफरेंस हैं ये आपको आपकी फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो पहला डिफरेंस अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रो को तोड़े और यू को तोड़े, तो यहाँ पे जिस न्यूक्लियस के पास
मेम्ब्रेन नहीं होती, हम उस न्यूक्लियस को क्या नाम देते हैं? मैंने आपको बताया था, हम उसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और जिसके पास होती है उसे हम एज इट इज न्यूक्लियस ही बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसके अलावा किसी डिफरेंस की बात करते हैं तो जस्ट मैंने अभी आपको न्यूक्लियस के जो लास्ट था उसमें बताया था कि जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जितनी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, इन सब के अंदर अगर सेल की एक मेम्ब्रेन यानी एक मेम्ब्रेन बाउंड होती है, चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, तो वो सारे यूकैरियोटिक में आते हैं, अदरवाइज वो सारे प्रोकैरियोटिक में आते हैं। एक और बेसिक से डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी सेल ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं होती, एब्सेंट होती है। अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, इनके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो इतना ही था आज के लेक्चर में। मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस किया था न्यूक्लियस के बारे में और हम लोगों ने कुछ साइटोप्लाज्म की मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी है। उसके बाद सेल ऑर्गेनेलीज जितनी भी है उनका एक बेसिक से फीचर्स जो है, जो वन वर्ड आंसर में आते हैं, 1 या 2 नंबर के आंसर में आता है, वो मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा ये पूरी एक टेबल जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एग्जाम में बहुत बारी पूछी जाती है। मेरे टाइम में पूछी गई थी, मुझसे पहले भी पूछी गई थी और आज भी, यानी कि आप लोगों के टाइम में भी ये टेबल पूछी जाती है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 या 4 नंबर या फिर सीबीएसई की बात करें तो 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है इसी एक टेबल से। अब अगर हम लोग इस लेक्चर को आगे नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि एक दिन में बहुत सारा ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। एक ही दिन में अगर सारा ज्ञान ले लोगे तो फिर वो चीजें ना इधर से उधर एक टाइप से कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी। आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। अगर कोई भी डाउट रह गया हो किसी भी चीज से रिलेटेड, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करूं एक पर्टिकुलर वीडियो बना के, तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, तभी मेरे को पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या डाउट हैं आप लोगों के। इसके अलावा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू बी एक्सपर्ट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।